नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा में आए एक ऐसी नेता जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, दीपक जोशी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जैसे ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, पूरे मध्य प्रदेश में दीपक जोशी की बड़ी चर्चा हुई। तो दीपक जी, पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगा आपका विंध्या टाइम्स। नमस्कार। पहला सवाल यही कि जो तमाम चर्चाएं शुरू हुई, कुछ दिन पहले आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, तमाम विषयों पर बात हुई। मैं जानना चाहूँगा कि वो प्रमुख विषय कौन सा था जो आपके बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का कारण बना? देखिए, पार्टी विचारधारा पे काम करती है और भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में तो जब पैदा हुआ तब मेरे पिताजी पहला चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद से मेरे ख्याल से दुनिया में अनोखा होगा जिसको कि लगभग 55 साल की उम्र तक विधायक या सांसद के पुत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ऐसे दृष्टिकोण में बीजेपी की विचारधारा, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, बाद में अटल जी हो, अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, इन सब का सीधा संपर्क मेरे परिवार और मेरे पिताजी के कारण रहा है। एक सादगी और सरलता और शुचिता की राजनीति जो इन लोगों ने की, उसको क्या आज बीजेपी आज कर रही है? लेट्स बात भी हम देखें। अटल जी ने तो कहा था कि फ्री में मत बांटो, लेकिन शिवराज जी की योजनाओं को हम देख लो। अटल जी ने कहा था कि एक वोट पे मैं सरकार गिनने दूंगा लेकिन सौदागरी नहीं करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बनी शिवराज जी की हमने देखा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने मूल से भटक गई। फिर भी मैं पार्टी के कोने में पड़ा हुआ था। मैं पार्टी के मामलों में बोलता नहीं था क्योंकि मैं कोई पदाधिकारी था। मैं अपनी सीमाएँ जानता था, उन सीमाओं को लांघने का कभी प्रयास नहीं किया मैंने, लेकिन समय समय पर पार्टी नेताओं को आगाह करता रहा। लेकिन बागली विधानसभा जो जोशी जी का निर्वाचन क्षेत्र रहा, जहाँ से 8 बार लोगों ने जोशी जी को जिताया, और सिर्फ इसलिए जिताया कि जोशी जी झूठ नहीं बोलते और जोशी जी हमें ईमानदार आदमी, ईमानदारी को वोट करने वाली बागली क्षेत्र रही। उसी बागली विधानसभा में 17.5 करोड़ का नगर पंचायत में आवास घोटाला हुआ, जो पेपर में प्रूफ है। 1.5 साल तक मैं जिम्मेदार माननीय शिवराज जी, माननीय हिटानंद जी, माननीय वी.डी. शर्मा जी और सभी नेताओं को मैंने आगाह किया कि ये घोटाला हो रहा, हमारे क्षेत्र में घोटाला। आँख मूंद के बैठे रहे और उस घोटालों के पैसे से एक फॉर्च्यूनर कार, एक इंडिवर कार, एक थार जीप और एक स्कॉर्पियो गाड़ी नेताओं को भेंट कर दी गई, जो कागजों में प्रूफ है। उस भेंट से लेता कहीं गदगद हो गए और भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया। उस भ्रष्टाचार को लेकर मैं जब सड़क पर उतरा तो मेरे साथ गए जो लोगों के खिलाफ एफआईआर करके जेलों में डाल दिया गया। जोशी जी जहाँ बैठते थे उदयनगर गांव में, वो जैन परिवार की दुकान तोड़ दी। जोशी जी जहाँ बैठ के जनता को सुनते थे काटाफोड़ गांव में, उस पसारी परिवार के मकान को तोड़ा। जनसंघ के ज़माने के हमारे कार्यकर्ता की गुमटी हटा दी। जब ये सब काम हुए तो मुझे लगा कि हम जिस मकसद के लिए पैदा हुए, ईमानदारी को लेकर, तो आज ईमानदारी पर लगातार प्रतिघात हो रहा। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के साथ जमावट करके बैठे, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो तो हमारे भाई हैं। नहीं, मैंने उसी दिन कहा था कि मैं शिवराज जी को अपना बड़ा भाई नहीं मानता। और मूल कारण यह है कि शिवराज जी भी वो शिवराज सिंह चौहान नहीं रहे जो हमने 80-85 में देखे थे। उस समय शिवराज जी क्या थे, आज शिवराज जी क्या हैं, ये भोपाल के उन समकालीन लोगों से आप पूछ सकते हो और वो बता देंगे। शिवराज जी ने खुद ने 9.5 करोड़ का अपना संपत्ति फाइलिंग की है। मैं तो शिवराज जी से पूछना चाहता कि शिवराज जी आपके 9.5 करोड़ संपत्ति कैसे आ गई? आपने 1 नंबर में कन्वर्ट जरूर कर ली होगी उन्हें, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ शिवराज जी पास जो संपत्ति है वो 1 नंबर की नहीं है। मैं स्पष्ट कह देता हूँ। दूसरा मेरा जो आरोप था मेरे पिताजी के स्मारकों को लेके और नामांकन को लेके, भोपाल के 2 बार सांसद रहे। भोपाल में हर किसी के नाम से कुछ ना कुछ बनाया जा रहा, लेकिन जोशी जी के नाम से कोई नामकरण नहीं होगा। ये शिवराज जी ने जिद कर ली। जोशी जी जिस गांव के रहने वाले, उस गांव में स्मारक बन रहा है। जिस जमीन को माननीय कमलनाथ जी, जिनसे सिर्फ मैं प्रभावित इसलिए हुआ कि 3 मिनट में कमलनाथ जी ने ऑर्डर किया, 3 मिनट के अंदर, सम्मानीय कमलनाथ जी ने, लेकिन शिवराज जी 30 महीने में स्मारक का निर्माण नहीं करा पाए। ये 2-3 बातें थी। क्योंकि मैं उनके विरासत को संभालने वाला उत्तराधिकारी, उनका पुत्र हूँ, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस आवाज़ को उठाऊँ। मैं कांग्रेस की विचारधारा से कितना सहमत था असहमत था ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन 2 लोगों की जरूर बात कहूँगा। कमलनाथ जी ने 3 मिनट में स्मारक दिया। आज कितनी संजीदा से बात करते हैं, एक विजनरी नेता मुझे कमलनाथ दिखते हैं। दूसरा, दिग्विजय सिंह को मैं नैतिकता के आधार पर इसलिए मजबूत मानता हूँ कि 91 में मैं कांग्रेस में जा रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने उस वक्त कहा कि आपके पिताजी की विरासत पर असर पड़ेगा, इसलिए मैं आपको कांग्रेस में नहीं लूँगा।
ये नैतिकता दिग्विजय सिंह जी में थी कि एक अच्छा आदमी के बेटे को मैं नहीं लूँगा क्योंकि उनके असर पड़ेगा। तो ऐसी नैतिकता वाले लोग आज कांग्रेस में, इन दोनों लोगों के कारण मैं आज कांग्रेस में हूँ और मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ रहकर आज मैं जनता जनार्दन की सेवा ठीक से कर पाऊँगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप इस समय ये लग रहे हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली की गई है। एक ही कॉलेज के बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, कम उम्र की बेटियों के सिलेक्शन हुए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ कम है। अरुण यादव ने अभी ये मामला उठाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जब से बीजेपी का ये टेन्योर आया है जो 18 के बाद का, एक मिलावट की सरकार तो बनाई है। अब दूध में पानी मिला कि पानी में दूध मिला, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार की बनावट आज भारतीय जनता पार्टी की चल रही है वो कतई भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। आज अगर सुंदरलाल जी पटवा होते, जोशी जी होते, ठाकरे जी होते, राजमाता जी होते, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से कल ही सीएम का इस्तीफा हो जाता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जैसे मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहाँ का खाओ भी और खाने दो। शायद शिवराज जी ने गलत सुन लिया उसे, और उसी का प्रसारण लगातार चल रहा है कि खाओ और खाने दो। आज कहीं भी आप देख लो प्रशासनिक अराजकता मची हुई है। कोई भी आदमी किसी ऑफिस में चला जाए, एक दिन में अगर उसका काम हो जाए जो 1 सेकंड में होने वाला, अगर वो 1 सेकंड में हो जाए तो मैं आपको बता दूँ कोई काम नहीं होता बिना लिए दिए। तो ऐसे दृष्टिकोण में पटवारी जैसी परीक्षा व्यापम का घोटाला तो पहले ही कांग्रेस ने उठाया था। ये घोटालों की सरकार जो कहीं ना कहीं है, लगता है चुनाव के आखिरी साल में या पटवारी चूँकि इतने मजबूत कर दिए। मैं तो पटवारी को सबको तो नहीं कहना चाहता कि सभी पटवारी साथी मेरे इस प्रकार के, लेकिन पटवारियों को जिस प्रकार मजबूत किया, राजस्व हमले को मजबूत किया, एसडीएमओ को, तहसीलदारों को, नायब तहसीलदारों को, इवन कलेक्टरों को। अभी आपने देखा 4 कलेक्टरों के खिलाफ एफआईआर हुई, एसडीएमओ के खिलाफ। कलेक्टर के खिलाफ ऐसा नहीं हुई, जबकि आदिवासी की ज़मीन को नामांतरित करने का काम कलेक्टर कर सकता है, लेकिन उन एसडीएमओ को सजा दी, वो लोकायुक्त केस दर्ज किया। तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं घोटालों की सरकार है। इतना बड़ा घोटाला जो पेपर में देख रहा है कि एक ही कॉलेज से 1000 लोग पास हो गए, कैसे पास हो गए? दौरान भी जो कॉलेज चर्चा में आया है वो किसी भाजपा नेता द्वारा संचालित किया जा रहा है। उस संचालनकर्ता की भी जिम्मेदारी प्रथम होती है, क्योंकि संचालनकर्ता की कड़ी भाजपा से जुड़ी, इसलिए कड़ी से कड़ी भाजपा कहीं ना कहीं सीधी रूप से खड़ी दिखती है। मैं तो आज दावे से कह सकता हूँ कि लर्न फॉर अर्न जैसी स्कीम चलाई शिवराज जी ने, और कहा है कि बेटो बेटियाँ आगे आओ, मैं आपको रोजगार दूंगा। तो रोजगार देने की क्या प्रक्रिया शिवराज जी ने अपनाई, लेकिन शिवराज जी को मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि शिवराज जी के दोनों पुत्र भारत में नहीं पढ़े, भारत के आसपास भी नहीं पढ़े, 7 समंदर पार करके इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़े। क्या शिवराज जी को भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे भरोसा नहीं था कि उनके लड़के लर्न फॉर अर्न कर सकते थे? उनको लर्न फॉर अर्न करने के लिए विदेश भेजना पड़ता। तो क्या शिवराज जी पूरे हमारे बच्चों को जो बेरोजगार हैं लर्न फॉर अर्न के लिए विदेश भेजेंगे? मैं तो शिवराज जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी आज अपने मकसद से भटक गई। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, मैं सरकारी स्कूल सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में पढ़ा हूँ, जहाँ वल्लभन का चपरासी का लड़का भी पढ़ता था और मुख्यमंत्री का लड़का भी। तो मेरे पिताजी ने कोई भेदभाव नहीं रखा। तो हम बीजेपी वाले कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, हमारी पार्टी अलग है। हम कहीं ना कहीं शुचिता की राजनीति करते हैं, हम सरलता की राजनीति करते हैं, हम सादगी की राजनीति करते हैं। क्या सादगी सरलता यह है कि हम अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाएं? ठीक है। विंध्य की अगर बात करें, आप शिक्षा मंत्री थे लंबे समय तक। अगर विंध्य की बात करें तो विंध्य में शिक्षकों का संविलियन लंबे समय से नहीं हो रहा। कई बार शिक्षक परेशान होते हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहा लेकिन नहीं मिल पाए, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। देखिए, विंध्य प्रदेश हमारा वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रबुद्धजनों का प्रदेश है, क्योंकि बनारस, अपने काशी और अपना इलाहाबाद के कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और विंध्य में बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी हुए, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार भी हुए, और चित्रकूट जैसा अपना ये वो जैसा महाविद्यालय संचालित होता, और भगवान राम वहाँ रहे, ऐसा पौराणिक आख्यानों में है। और विंध्य को हम बहुत मजबूत वो मानते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में वहाँ शिक्षक के रूप में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं। जब मैं तो मानता हूँ कि पूरे प्रदेश में बहुत से शिक्षक विंध्य प्रदेश की दे रहे हैं। आज वो मेहनत से काम भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे पुरस्कार हो। बहुत दूर दूर जाके दुरुस्त काम कर रहे हो शिक्षकों को मैंने देखा है। विंध्य प्रदेश की एक चीज़ में तारीफ़ करूँगा यहाँ पे। लेकिन साथ में जो संविलियन की बात थी, मैं जब मंत्री था तब मैंने कहा था कि इनको एक ऑर्डर में क्यों नहीं हम समायोजित कर लेते, क्यों बार बार दफ्तर के चक्कर लगवाते, क्यों इनको अब हम इस प्रकार से करते।
लेकिन तत्कालीन व्यवस्था जो इतनी ज़्यादा वो थी, शिवराज जी तो कहीं ना कहीं मस्त थे कि मैं तो बस बच्चों को कुछ बोलूँगा और मेरे पास वोट आ जाए। वोट की मशीन बनाना चाहते थे वो, सीधी सीधी बात है। किसी भी चीज़ को इवेंट बना के प्रस्तुत करना है, उससे काम करना। इन शिक्षकों का अगर सिविलियन का मामला हो जाता तो मुझे लगता शिक्षक आज भी तल्लीनता से पढ़ाता, लेकिन उसकी सिविलियन के बाद जो एक उसकी कठिनाई थी वो कठिनाई दूर हो जाती। हमने प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास को लगातार जो अड़ंगे आए उसके लिए जिम्मेदार पूर्ववर्ती सरकार है। मैं राज्यमंत्री था, फैसले नहीं ले सकता था, लेकिन सहयोगी के रूप में मैंने काम करने का प्रयत्न किया। मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी मेरी भी थी, उस जिम्मेदारी में मैं जितना कर सकता था उतना करने का प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन लोगों ने वो काम होने नहीं दिया। दीपक जी, एक सवाल पूरे मध्य प्रदेश के जहन में ये है कि दीपक जोशी विधानसभा का चुनाव किस सीट से लड़ेंगे। बुधनी की भी चर्चा हुई कि क्या बुधनी से लड़ सकते हैं, तो उस सवाल में क्या कहेंगे कि किस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। मैं कमलनाथ जी के पास जब आया था तो कमलनाथ जी ने बोला था कि हम किसी सीट से आपको लेंगे ये हम नहीं कह सकते। हम आप अगर आप मुझसे सीट मांगने आए तो सीट मैं नहीं दूंगा, आपको कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार हूँ। बाद में बहुत से लोगों ने कहा कि आप तो कांग्रेस में बड़े अच्छी स्थिति में आए तो आप सीट लें। तो मैंने ये भी कहा था कि मैं उस कांग्रेसी कार्यकर्ता का हक क्यों मारूं जो सालों से उस सीट के लिए काम कर रहा है। फिर मैंने कहा था अगर लड़ाना ही है मुझे तो पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ आगे से लड़ा दें, क्योंकि शिवराज जी और हम दोनों हमीदिया कॉलेज के छात्र रहे, वो हमसे सीनियर रहे, हम जूनियर रहे, लेकिन मैं वहाँ निर्वाचित अध्यक्ष था और वो एक कार्यकर्ता थे। तो कहीं ना कहीं अंतर उनका मेरा उसी समय से चला आ रहा है। और मैं आज भी मानता हूँ कि शिवराज जी से राजनीति में मैं मजबूत हूँ, और मजबूती का ये है कि मैं उम्र में थोड़ा सा कम जरूर होऊंगा, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा उनसे ज़्यादा है, और एक्सपीरियंस के आधार पर उनको बुधनी के मैदान में निश्चित कर सकता था, इसलिए मैंने बुधनी से लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। तो अगर बुधनी और कोई विधानसभा की सीट जिससे आप चाहते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे। नहीं, मैंने कहा ना पार्टी से तरफ से मैं नहीं, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं देवास जिले का मूलतः रहने वाला हूँ और देवास में मैं रहता हूँ, तो देवास के कार्यकर्ताओं की इच्छा कि मैं देवास से लड़ूँ। हमारे कुछ कार्यकर्ता जो बागली विधानसभा के कन्नौज खाते गांव पास में लगती है, तो उनका कहना है कन्नौज विधानसभा से आपको लड़ना चाहिए। कुछ लोगों का अलग कहना है, तो मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया कि जहाँ से उनको चुनाव लड़ाना लड़ाए, नहीं लड़ाना नहीं लड़ाए। मैं कार्यकर्ता के रूप में सदैव काम करता रहूँ। ठीक है, अंतिम सवाल, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, कैसा महसूस हो रहा है? आप कांग्रेस में कुछ दिन हुए शामिल हुए, तमाम कार्यकर्ताओं से भी मिलते हुए आप देखे जाते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में देखे जाते हैं, क्या भिन्नता और किस तरह का महसूस कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की सरलता कांग्रेस में नहीं है, नहीं हुई। अभी विनय कुमार जी दुबे जो 2 बार के कांग्रेस से विधायक रहे, एमपी पीएससी के अध्यक्ष रहे, एमपी पीएससी सिलेक्शन बोर्ड में थे, मैंने उनको देखा सामान्य कुर्ते पजामे में वो पीसीसी के अंदर बैठे थे। मैंने उनका नाम सुना था, लेकिन जब प्रकाश जैन जी ने परिचय कराया कि विनय कुमार जी हैं, तो मैं देख के दंग रह गया कि एक आदमी जो 10 साल विधायक रहा, विधायक के बाद एमपी पीएससी का चेयरमैन, एमपी पीएससी का सदस्य, बाद में मैंने कहा कि जाएंगे कहाँ से देखता हूँ, तो कोई लग्जरी गाड़ी से नहीं गए, नीचे उतर के ऑटो पकड़ा और ऑटो से गए। एक दिन वो कॉफ़ी हाउस में मुझे मिल गए, कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए थे। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं सरलता, सादगी और सहजता बची है, लेकिन बीजेपी कार्यालय में हम जाएंगे तो एक ऐसा लगता है कि हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में आ गए। हमारा कोई नेता आएगा तो ऐसा लगेगा कोई एमडी आ रहा, सीएमडी आ रहा या डायरेक्टर आ रहा। तो एक अंतर मुझे जो महसूस हुआ कांग्रेस कार्यालय बीजेपी कार्यालय में, वो लगा कांग्रेस कार्यालय आम के लिए है, बीजेपी कार्यालय खास के लिए। आम और खास की जो बात अकबर ने की थी, वो लगता बीजेपी खास की बन गई और कांग्रेस आम की हो गई। तो मुझे आम लोगों में बैठना अच्छा लगता है। मैं तो सहजता सरलता का रहा हूँ, ना मेरे कपड़े की चिंता करता, ना अपने कलेवर की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आज मैं अपने आप को बहुत सहज और सरल महसूस करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता दीपक जोशी जी। बहुत ही सधे हुए शब्दों में उन्होंने कहा कि बहुत ही सरलता के साथ वो कांग्रेस पार्टी में हैं, और अपनी सीट को लेकर कहा कि पार्टी जहां से जिम्मेदारी देगी, करौंद सीट, देवास की सीट कोई भी, या फिर बुधनी, जहां से पार्टी कहेगी वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।